एंड आज हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। एएफएनएस पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये वो पर्सनैलिटी टेस्ट है बेटा। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जो अक्सर इंस्ट्रक्टर खुद नहीं इसके बारे में जानते कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट को करना कैसे है, पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद क्या है। अक्सर इंस्ट्रक्टर इसके बारे में जानते ही नहीं। और अक्सर इंस्ट्रक्टर इसके बारे में ये कह रहे होते हैं इसकी कोई वेटेज नहीं। लिटरली मैंने ये खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना हुआ, इसकी कोई वेटेज नहीं। अक्सर मैंने इंस्ट्रक्टर्स को कहते हुए सुना है इसका सिलेक्शन पे कोई इम्पेक्ट नहीं है। तो आप लोग मुझे एक चीज का सिंपल सा एक फार्मूला है, जिस चीज का फायदा ही नहीं है तो आर्मी वाले बेवकूफ हैं जिन्होंने ये टेस्ट रखा हुआ। सिंपल लिटरल, क्या आर्मी के जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं जिन्होंने ये टेस्ट रखा? सिंपल सी एक बात है, मैं आप लोगों से खुद पूछ लेता हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताओ। जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं ना, आर्मी नेवी ऑफिस या एयरफोर्स, इनकी आईएसएस भी होती है। जस्ट एएफएनएस एक ऐसी आर्मी के ऑफिसर्स हैं जिनकी आईएसएस भी नहीं होती, बल्कि इनका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है बेसिकली आपकी यही आईएसएस भी। हम देखते हैं इसको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया क्यों जाता है। अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट में ये ऑप्शन होते हैं बेटा: स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। इन ऑप्शन को जहन में रखना, हम आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनैलिटी टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट बेटा कैंडिडेट के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, इमोशनल कंट्रोल को, कॉन्फिडेंस को और डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसकी कामनेस को जज करने के लिए लिया जाए। पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो या नहीं हो, आप इमोशनल स्टेबल हो या थोड़ी सी गलती के बाद आप रोना स्टार्ट कर देते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो या अपनी गलतियों को दूसरों के साथ डाल देते हो, आप ईमानदार हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करोगे या नहीं, आप में कोई सब्र नाम की चीज है या नहीं, आप परसिस्टेंस हो। अब कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट में फर्क है। परसिस्टेंट का मतलब है अपनी इस्तात के मुताबिक काम कर, ठीक है। 8वें नंबर पे है क्या आप आर्मी इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं जो कि आर्मी इन्वायरमेंट, कठिन इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल ही नहीं होते। तो ये सारी क्वालिटीज चेक करने के लिए आपका एक अदद पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाता है। ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट आपका ओपीआई टेस्ट होता है। ये आईएसएसबी में भी टेस्ट होता है। ओपीआई टेस्ट का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ओमनीबस, ओमनीबस। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी एंड आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। ओमनीबस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चंस की मदद से ही आपकी क्वालिटीज जज कर ली जाती है। और आपका ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, और वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। और देन आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो इसी पर्सनैलिटी टेस्ट के मुताबिक आपसे आपके बैकग्राउंड, आपकी पर्सनल लाइफ में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप हिल जाते हैं। समझ गए? टॉपिक नंबर 2 है वाई पर्सनैलिटी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। टॉपिक नंबर 2 है वाई पर्सनैलिटी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। एएफएनएस बेटा एक प्रोफेशनल नर्सिंग सर्विसेज है पाकिस्तान आर्मी, और एक नर्स को प्रेशर में भी काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन रह के काम करना पड़ता है, पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, सीनियर्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में कामनेस के साथ काम लेना पड़ता है। अगर एक नर्स में ये क्वालिटीज ना हो तो वो नर्स बैटल फील्ड में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, पीएफ हॉस्पिटल्स में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, आर्मी हॉस्पिटल्स में जाके
अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। सो एक स्टूडेंट को द पर्सनैलिटी टेस्ट चेक वेदर ए कैंडिडेट कैन, एक जो स्टूडेंट है, एक लड़की है या आप चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं, आप मोटिवेटेड रह सकती हैं ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर वर्क, आप गिव अप तो नहीं कर सकती आसानी से, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हो या नहीं करती, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हो, ऑर्डर्स को फॉलो करती हो या नहीं करती, स्ट्रेस को हैंडल करती हो या नहीं करती, मेच्योरिटी शो करती हो या नहीं करती। ये सारी चीजें बेटा चेक की जाती हैं एक कैंडिडेट में इस पर्सनैलिटी। टॉपिक नंबर 3 कहते हैं जी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स चेक्ड इन पर्सनैलिटी टेस्ट। मैं आपको अब बताने लगा हूं कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है उसमें कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं। अच्छा, ये जो आपके टॉपिक्स है ना, जो हमारा पेड कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये चैप्टर्स हैं और डिटेल्ड, नॉट लाइक दीज सिंपल थिंग्स, डिटेल्ड चैप्टर। टॉपिक 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स चेक्ड इन पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज और अपने आप पे यकीन रखना कॉन्फिडेंस कहलाता है। और एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, और एक जो कॉन्फिडेंट कैंडिडेट होता है वो इजीली पैनिक नहीं करता, वो क्लियरली स्पीक करता है, नॉट नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू बट इन रियल लाइफ आल्सो। दूसरा है परसिस्टेंसी, आपकी चेक की जाए। परसिस्टेंस का मतलब होता है आपका काम मुश्किल है लेकिन फिर भी आप उस काम में अपनी 100% एफर्ट देते जाओ, इसे कहते हैं परसिस्टेंट। A candidate keeps preparing even after how mock test है। अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं वो फिर मेहनत करके फिर देगी टेस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी वेबसाइट edusmartprep.com पे प्री टेस्ट अपडेटेड है। और मैंने बोला मैं चाहता हूं हर कैंडिडेट एक एक टेस्ट 100 मरतबा दे, लेकिन एक सिंगल बच्ची ने भी 100 दफा एक भी टेस्ट नहीं दिया। बट इट मीन्स आप परसिस्टेंस नहीं हो, आप में परसिस्टेंसी नहीं है। आप मेरी बात जब मानोगे ही नहीं तो आप कैसे? मैं एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में मुझे कैसे कहोगे सर पेपर हल नहीं हुआ, हम पास नहीं हुए, हमारे इंटरव्यू की कॉल नहीं? ठीक है। मुझे आप लोगों से ये शिकायत रहती है। मैंने पहले दिन आप लोगों से बोला था बेटा जो चीज मैं बोलूँ ना वो आपको करनी है, कामयाबी आपकी जामिन है। अच्छा जी, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मींस स्टेइंग काम एंड बैलेंस्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए फिर भी काम रहना इमोशनल स्टेबिलिटी कहलाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आप जज्बात को, अपने जज्बात को काबू रखना। जज्बात को काबू रखना मतलब यू आर अ गर्ल, फर्ज करो आप एक बॉय होते, आपके सामने बड़ी खूबसूरत कोई लड़की आ जाती, या आप एक लड़की हो तो आपके सामने बड़ा पुरकशिश एक मर्द आ जाता है, तो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना इज आल्सो कॉल्ड एज इमोशनल स्टेबिलिटी। आप एक लड़की हो, आपको किसी ने धोखा दे दिया जी, अक्सर इमोशनल स्टेबिलिटी यही समझी जाती है। आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आपने रोना स्टार्ट कर दिया, मैं मर गई, मैं लुट गई, ये हो गया वो हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी। आपका एफएनएस का टेस्ट फेल हो गया, आपने आके अपनी जिंदगी हार दी कि मैं बस बनी एफएनएस के लिए थी, एफएनएस नहीं तो मैं नहीं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इमोशनल स्टेबिलिटी। आपको स्ट्रेस है फिर भी आप काम रहो, परेशानी तो होती है इंसान को बट काम रहे। फोर्थ नंबर पे पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, टाइम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स अपनी
जॉब के साथ सिंसियर रहना इज कॉल्ड ऑनेस्टी। मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन का दूसरा मतलब है इंटरेस्ट। आपको अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में इंटरेस्ट। साथ में है अडॉप्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं होगी ना, आप आर्मी से भी फारिग हो, आप हर जगह से फारिग। अडॉप्टेबिलिटी बेटा क्या होती है? जब आप सिविल माहौल से आर्मी के माहौल में जाते हो, एयरफोर्स के माहौल में जाते हो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग खाना मेस में मिलेगा। मतलब आप जो सास बहू का सीरियल लगा के और लंदन का राजा ड्रामा लगा के, जुड़वा ड्रामा लगा के, या मेरे पास तुम हो ड्रामा लगा के आगे सामने बैठ के पराठे बना के खाते हो और साथ में ड्रामा देखते हो या कोई मूवी देखते हो, ये काम उधर नहीं होगा। उधर मेस में खाना मिले टाइम पे, बिल्कुल। ट्रेनिंग होगी, उधर रनिंग होगी, उधर परेड होगी, उधर टाइम पे आपने यूनिफॉर्म चेंज करना होगा, टाइम पे आपको पीटी ड्रेस पहनना होगा, टाइम पे आपको नमाज का ड्रेस चेंज करके नमाज अदा करनी होगी, टाइम पे आपको अपने रूम्स की सफाइयां करनी होंगी, टाइम्स पे आपको सोना होगा, टाइम पे आपको उठना होगा। लिटरली अगर मैं बताऊं, मैं एक छोटा थोड़ा सा टाइम ले लूं आपको, थोड़ा सा टाइम ले लूं, मैं अपनी एयरफोर्स की थोड़ी सी रूटीन आपको बताता हूँ। आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेकिंग ड्यूटीज सीरियसली। अच्छा जी, हमारी एयरफोर्स की रूटीन 3:50 पे मॉर्निंग जर्क। मॉर्निंग जर्क का मतलब होता है कि सुबह उठ के रनिंग शनिंग करनी, पूरी पिटी, और उसके बाद हम नमाज के लिए नमाज अदा करते थे एट 5, अराउंड 5। नमाज नमाज के बाद आके अपनी ग्रूमिंग, खत छत बनाना, शेव करनी, जो कुछ भी करना है, ग्रूमिंग, शॉवर लेना, एंड एट 6:30 आई थिंक सो मेस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए मेस मेस का ड्रेस अलग होता है, नमाज का ड्रेस अलग होता है, मॉर्निंग जर्क का ड्रेस अलग होता है। ब्रेकफास्ट का ड्रेस जाके चेंज करना, एंड देन परेड, कम्बैट ड्रेस पहनो, परेड के लिए चलो। 7, आई थिंक सो 7:15 पे परेड स्टार्ट होना, और 2 घंटे परेड, 9:15 तक परेड। आफ्टर दैट टी ब्रेक, 9:15 to 10 AM टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद हमने पढ़ने चले जाना, लाइक फॉर द स्टडी। और स्टडी से हमने वापस आना जी 2 बजे के करीब, नमाज के टाइम पे, नमाज का आके यूनिफॉर्म पहनना, और यहाँ पे नमाज के बाद हमें लंच, लंच में मेस का ड्रेस। लंच करने के बाद ऊपर आ जाते हैं। लंच करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको रेस्ट मिलती थी, जिस रेस्ट में कभी वो आपको किसी लॉन में ले जाते थे, चलो ग्रास की सफाई करो, कभी ले जाते थे बैरक्स में, बैरक्स की सफाई करो। आपको रेस्ट में रेस्ट नहीं करनी दी जाती थी। एट 4, आई थिंक सो 4:30, असर प्रेयर। असर की प्रेयर के बाद नमाज का ड्रेस चेंज करते ही आके पिटी ड्रेस पहनो, मगरिब तक पिटी होनी। पिटी ड्रेस के बाद हमने दोबारा से नमाज। नमाज के बाद हमारा हो गया खाना। खाने के बाद हमें मिल गया रेस्ट। रेस्ट हमें मिलती थी कोई 5-10 मिनट की। आफ्टर द रेस्ट आ जाता था ईशा प्रेयर। ईशा प्रेयर के बाद हम आ जाते थे कॉलिन होने। कॉलिन 8 बजे तकरीबन स्टार्ट होता था, स्टे स्ट्रॉन्ग। और फॉलन के बाद 8 बजे से 11 बजे तक तकरीबन ये फॉलन चलता था, और 11:15 हमने सोना।
और दोबारा से 3:30 बजे हमें उठना होता था। ये हमारी डेली की रूटीन थी। तो इस इन्वायरमेंट में रहना, और कभी पीटी ड्रेस पहन रहे हैं, कभी परेड ड्रेस पहन रहे हैं, कभी कम्बैट यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कभी मेस यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कभी नमाज का यूनिफॉर्म, नमाज के लिए व्हाइट शलवार कमीज पहन रहे हैं। टोटली मजा तो आता होगा लाइक, लेकिन इस माहौल, सिविल माहौल से उठ के उस माहौल में जाना और वहां पे जाके इस माहौल में रहना, इसे कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी। कि जिस तरह का भी सिचुएशन आए फिर हम अडॉप्टेबिलिटी करें। आफ्टर दैट, जब हमारा, नहीं, एएफएनएस स्लो है, एएफएनएस में इतनी चीजें नहीं होती। अभी यहाँ पे मैंने रगड़े नहीं आपको बताए, रगड़े मैं आपको पेड कोर्स में पढ़ा बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एएफएनएस का इस तरह से नहीं होता। एएफएनएस का मैं किसी दिन रिकॉर्ड करके भेजूंगा, एएफएनएस के ही किसी कैंडिडेट। ठीक है, एएफएनएस में इतनी सारी चीजें नहीं। अच्छा, चले एक बात बताता हूँ फिर उसके बाद चले जाते हैं। हमारा एक हमारे स्क्वाडन बने होते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में ना, स्क्वाड बने होते हैं। हमारे स्क्वाडन का एक लड़का था, उसने अपने सीनियर ऑफिसर थी एक मैडम, उसको सलाम नहीं किया। सलाम करना होता अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, टू एवरी सीनियर। जो आपसे एक दिन पहले आ गया वो आपका सीनियर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सारी जिंदगी के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, उसने सलाम नहीं किया। एंड आफ्टर दैट पता क्या हुआ? जोहर हुआ सर। उस मैम ने ये नहीं कहा कि कम्बैट यूनिफॉर्म पहनो, पीटी ड्रेस पहनो। उसने कहा जो पहना हुआ है ना परेड ग्राउंड में मुझे सारा। और हर बंदा परेड ग्राउंड में पहुंचा, जोहर से लेके असर तक उनको ऐसा, प्लस मी आल्सो, हमें ऐसा रगड़ा दिया गया, हमें ऐसा रगड़ा दिया गया। हम रात सोए हुए भी कहते थे अस्सलाम वालेकुम मैम, हमें सर भी सामने मैम ही नजर आती थी, इतना रगड़ा दिया था, कसम खुदा की। इतना रगड़ा हमें दिया था कि हमें जो सर थे ना सामने वो भी मैडम ही नजर आती थी कि ये हमारी मैडम है। ओके, सो जब रगड़ा मिलता है ना आर्मी में, सबको इकट्ठा मिलता है। और सबको, हाँ जी, गलती एक ही होती है, मिलती सबको है। एंड ऑटोमेटिक दौड़ कदम मार, ये सबसे ज्यादा 14-1-2, दौड़ कदम मार, ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज थी। प्लैंक्स, फ्रॉग जंपिंग, पता नहीं की क्यों तो मेरे दिमाग ही चेंज गया। जितना रगड़ा उतना तगड़ा है। ओके जी, टॉपिक नंबर 4। सो बेटा, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। उस माहौल का ना हमें पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में हमें अंदाजा हो गया। अंदाजा करवाने वालों ने करवा दिया कि ये अंदाजा हो, ये होती है आर्मी। ओके, नाउ द टॉपिक नंबर 4 इज हाउ टू अटेम्प्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस को जब भी अटेम्प्ट करना है ना, स्टेटमेंट को केयरफुली देखना है। और स्टेटमेंट को देखने के बाद ये देखना है कि इसमें ट्रेड कौन सी देखी जा रही है। स्टेटमेंट आपने देखनी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो ही स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने एग्री वाले सिस्टम्स की तरफ जाना है, अगर नेगेटिव है तो आपने डिसएग्री वाले सिस्टम्स की तरफ जाना है। लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ के आपने देखना है कि इसमें जो ट्रेट है वो पॉजिटिव ट्रेट है या नेगेटिव। अपने आंसर्स ऑनेस्टली दें और नेचुरल दें, फेक परफेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम आंसर्स, यानी कि आप हर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांग में दें, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आप ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रांगली वाले देंगे तो ये फेक लगेंगे और एक्सट्रीम आप लगोगे। मतलब आप झूठ बोलते हो कभी भी नहीं, आप बड़ों की इज्जत करते हो हमेशा करता हूँ, आप चाय पीते हो कभी भी नहीं पीता, आप दौड़ते हो कभी भी नहीं दौड़ता,
आप सिगरेट पीते हो, कभी भी नहीं पीता, तो स्ट्रॉन्ग आंसर से ज्यादा नहीं देने। बी कंसिस्टेंट इन योर रिस्पॉन्स। आपको तकरीबन 200 एमसीक्यूज आएंगे, और 200 में से एमसीक्यूज की जो नोयत होगी ना वो सेम होगी। मतलब हो सकता है 10 एमसीक्यूज एक ही ट्रेड के बारे में हो, और वो ट्रेड ये हो कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं। अब उन 10 के 10 एमसीक्यूज का जवाब अगर आपने एग्री लगाया है तो एग्री ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी का एग्री दे रहे हो, किसी का स्ट्रांगली एग्री, कोई एक बीच में डिसएग्री दे रहे हो, तो आप फिर कंसिस्टेंट नहीं रहते इन योर आंसर। ठीक है, ओके। डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए, मेन चीज पॉइंट नंबर 6 है। आपके जवाब में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। मतलब आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने कहा एग्री। आप पंक्चुअल हो, एग्री। आप एक्सेसिव मोबाइल का यूज करते हो, एग्री। अब एक्सेसिव अगर आप मोबाइल का यूज करते हो, इट मींस कि आप रेगुलर नहीं हो, पंक्चुअल नहीं। तो आपकी अपनी स्टेटमेंट में क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। चूज आंसर्स दैट रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल बैलेंस। आपने ऐसा आंसर चूज करना है जिसमें डिसिप्लिन नजर आए, कॉन्फिडेंस नजर आए, और इमोशनल बैलेंस नजर आए, स्टेबिलिटी नजर आए। अवॉइड शोइंग। ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाना जो उसमें फेयर नजर आओ, मजे आप डर रहे हैं, आप लेजी हैं, केयरलेस हैं, मोटिवेशन नहीं है आप में, आप बुजदिल हैं, आप सोते ज्यादा हैं, आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप रूल्स को तोड़ते हैं, ऐसी चीजों की तरफ नहीं। क्वेश्चंस को अनआंसर नहीं छोड़ना, ये बात नहीं। टाइम को मैनेज करें प्रॉपरली। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 है ना, फर्ज करें अगर 200 एमसीक्यूज है ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ 200 में से 150 के आप आंसर दे रहे हो, लेकिन उनको पढ़ के अच्छे से। अगर तो 200 के 200 हो जाएं तो गुड एंड वेल, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और इस चीज पे कि आपको कितना सारा पता है इस टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आप पढ़ के 150 के जवाब भी देते हो तो ओके, नो इशू, इसमें फेल नहीं हुई। ये इम्पेक्ट करेगा डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन। सो इसको अच्छे से पढ़ के आपने जवाब देना है, ऐसे नहीं जवाब दे देना कि जान दो। टॉपिक नंबर 5 इज गुड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बेटा होती हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उनका जवाब आप एग्री दे सकते हो, स्ट्रांगली एग्री एंड स्लाइटली एग्री। एंड उसके हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। मतलब आई बिलीव दैट परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अब परसिस्टेंस का मतलब है अपनी 100% एफर्ट देना, तो आप बिलीव करते हो। अब इसका जवाब आप एग्री भी दे सकते हो, स्ट्रांगली एग्री भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्या जवाब देना है, और हर पर्सन का जवाब ये वेरी करता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर मैं इसको कोई मॉक टेस्ट भी लूंगा ना, तो या तो आप इसमें सारे पास मैं दिखाऊंगा, या इसमें मैं सारे फेल दिखाऊंगा। क्योंकि और मैं साथ में ये बता दूंगा इसमें आपकी पासिंग कोई नहीं है, ना ये फेल है ना पास है। इसके हर बच्चे के जवाब अपने होते हैं। अब नेगेटिव अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, व्हेन आई फेस अ डिफिकल्ट टास्क आई गिव अप इजीली। जब मैं कोई डिफिकल्ट टास्क देखती हूँ, आई गिव अप इजीली, मैं इजीली छोड़ देती हूँ, तर्क कर देती हूँ। तो आप इसका जवाब डिसएग्री भी दे सकती हो, स्ट्रांगली डिसएग्री भी दे सकती हो। दैट इज वाई ये चॉइस आपकी है कि आपने आंसर डिसएग्री देना है इसका या स्ट्रांगली डिसएग्री देना है, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कोई मुश्किल काम देखो और उसको गिव अप कर दो, आप इस चीज को एग्री कर दो। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर आप इसको एग्री करते हो, इट मींस आप तो फिर आर्मी के किसी काम के ही नहीं हो, और आपको वो पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लगा देंगे। ठीक है, आपको क्या करेंगे वो? फेल कर देंगे। ओके जी। टॉपिक नंबर 6, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फियर एंड फेलियर। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो फियर के रिलेटेड होती हैं या फेलियर के, जैसे ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स हैं कुछ। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल। मैं ऐसी सिचुएशंस से अपने आप को बचाती हूं जहां पे मुझे लगे मैं फेल हो जाऊं।
अब इस क्वेश्चन का जवाब एग्री कुछ कैंडिडेट्स देंगे जो आर्मी के रूल्स के खिलाफ है, कुछ आंसर्स डिसएग्री देंगे, ये भी ठीक है, कुछ स्ट्रांगली डिसएग्री देंगे, ये भी ठीक। आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर। आई डिसलाइक, नॉट लाइक, डिसलाइक टेकिंग रिस्क, मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि मुझे फेल होने का डर है। रिस्क ना लेना, आर्मी वाले तो रिस्क लेते हैं और वो फेल होने से डरते नहीं है, काम कर जाते हैं। तो बेस्ट रिस्पॉन्स है। आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज पॉसिबल आउटकम। मतलब ये सारे मैंने फेलियर के लिए जुमले लिखे हुए हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में जाती नहीं है जहां पे फेलियर पॉसिबल हो। तो फिर रिस्क काहे का, मजा काहे का, डिसएग्री। आई अवॉइड डिफिकल्ट चैलेंजेस व्हेन आई कैन। मैं डिफिकल्ट चैलेंज को छोड़ देती हूँ, डिसएग्री। आई टेंड टू अवॉइड टास्क वेयर आई मे नीड टू ट्राई मल्टीपल टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग, डिसएग्री। अब आप समझे नहीं मैंने ये लिखा क्यों है। आपके पेपर में फर्ज करो ये 5 क्वेश्चंस आ गए कि मैं जहां पे फेल हो जाऊं मैं वो सिचुएशन छोड़ देती हूँ, मैं रिस्क लेना डिसलाइक करती हूँ। अब इन सारे 5 के 5 क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। मेरी बात गौर से पहले सुनो। इन सारे के सारे क्वेश्चंस का मतलब एक है कि आप में फियर है और आप फेलियर का डर है। अब इन 5 के 5 क्वेश्चंस का जवाब आपके टेस्ट में एक जैसा है। अगर डिसएग्री लगाया तो सबका डिसएग्री, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया तो सबका स्ट्रांगली डिसएग्री, अगर आपने लगाया एग्री तो सबका एग्री होना चाहिए। एग्री तो बनता ही नहीं है ना इधर। लेकिन अगर आपने डिसएग्री लगाया तो सबका डिसएग्री होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया तो स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। अगर आपने स्लाइटली डिसएग्री लगाया तो सबका स्लाइटली डिसएग्री होना। ठीक हो गया। अब कुछ स्टेटमेंट्स, मतलब ये एक्सप्लेनेशन इसकी देखें। मैंने एक्सप्लेन वैसे कर दिया। ए स्ट्रॉन्ग एफएनएस कैंडिडेट शुड नॉट शो फियर ऑफ फेलियर। स्ट्रॉन्ग जो एफएनएस का कैंडिडेट होगा ना वो फियर ऑफ फेलियर जो है ना वो शो नहीं। आर्मी लाइफ एंड नर्सिंग बोथ रिक्वायर करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलिंगनेस टू फेस। अगर आपके अंदर चैलेंजेस को फेस करने का दमखम ही नहीं है तो फिर आर्मी की तरफ क्यों जाए। टॉपिक नंबर 7 इज अबाउट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू परसिस्टेंस। अच्छा, हमने स्टेटमेंट्स के सारे वो नहीं देखे अभी। मैं पहले आपको वो पढ़ा, या ये पढ़ा दूं पहले। स्टेटमेंट्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम पढ़ लें ये। अच्छा, पहले इन ऑप्शंस को समझो। आपको स्टेटमेंट से पहले इन ऑप्शंस को समझना चाहिए। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का मतलब है कि मैं 100% मना करता हूं कि मेरे अंदर ये चीज नहीं, या मैं ये काम करना ही नहीं चाहता। ये -100% हम ना में 100%। डिसएग्री का मतलब है -80। नहीं है जी, मैं नहीं करता। स्ट्रांगली डिसएग्री, मेरे मेरे एक्सप्रेशन देखना। स्ट्रांगली डिसएग्री का पता की मतलब है, नहीं जी मैं करना ही नहीं, नो, नेवर एवर, ना जी ना, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया 100। डिसएग्री का मतलब है नहीं जी, नो, ना ना नो, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, 80%। स्लाइटली डिसएग्री का मतलब है नहीं यार, नहीं। एक्सप्रेशंस को देखना। न्यूट्रल का मतलब है अच्छा, चलो देखने हैं, चलो कोई गल नहीं। मेरी पंजाबी समझ आ रही है ना कुछ? आई थिंक सो केपीके से भी होंगे। बट अगर आप एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। न्यूट्रल का मतलब होगा चलो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, देखने। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल कभी आंसर नहीं लगाना। स्लाइटली एग्री, अच्छा, अच्छा। एग्री का मतलब है हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रांगली एग्री का मतलब है ये है ही ठीक, इसके अलावा कोई गलत है ही नहीं, यही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, यही ठीक है। यह स्ट्रांगली एग्री। स्ट्रांगली एग्री है कि 100% यस। एग्री है जी 80% यस।
स्लाइटली एग्री है कि 20% होती है, न्यूट्रल है 50-50, स्लाइटली डिसएग्री है 20% नो, 80% यस, डिसएग्री है 80%, स्ट्रांगली डिसएग्री है 100%। नहीं, इन ऑप्शंस की समझ आई आप? तो आपने अपने मिजाज के मुताबिक ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। आई विल प्रेफर डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, एग्री। आई विल प्रेफर दीज 4 ऑप्शंस। हाँ, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री वहां पे करो जहां पे या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या स्ट्रांगली डिसएग्री आपसे कहा जाए कि आप, फर्ज करो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप काफिर हो ऑन हाउस में, तो क्या कहेंगे? स्ट्रांगली डिसएग्री। स्टेटमेंट आ जाए कि सूरज मशरक से चढ़ता है, आप क्या कहोगे? स्ट्रांगली एग्री। आपसे कहा जाए आप सिगरेट पीते हो, तो आप नहीं पीते, तो आप कहोगे स्ट्रांगली डिसएग्री। आप अपने बड़ों का बिल्कुल एहतराम नहीं करते, स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह की चीज, ठीक है। यहाँ पे आके स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से क्लास। आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से क्लास। अच्छा जी, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बेटा हमने डिस्कस करनी है अबाउट द persistence. I believe that persistency is key to success. स्ट्रांगली एग्री आपने लगा दिया। I enjoy overcoming challenges even when they seem tough. जब कुछ चैलेंज टफ लग रहे हूं, मैं उनको ओवरकम करना मजेदार समझती हूँ, एग्री। I can easily stay focused on long term goal. अब इसमें फोकस आ गया, इसमें परसिस्टेंसी आ गई, आप ये भी एग्री आपने लगा दिया। When faced with a challenge, I like to take a step back and re-evaluate my approach. अब देखो, अगर तो यहां तक होगा, when faced with a challenge, I like to take a step back, तो आप इसमें डिसएग्री बेशक कर देते, लेकिन जब उसने कहा एंड रीइवेल्युएट माई अप्रोच, तो आपको एग्री करना मजबूरी हो गया, क्योंकि इसमें आपकी परसिस्टेंसी शो हो रही है, इसमें आपकी शो हो रही है डेडिकेशन विद द वर्क, इसमें आपकी क्वालिटी शो हो रही है, ओरिएंटेड हो आप, ये सारी क्वालिटीज आपकी शो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, आई रियली परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। जो डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क हूं मैं उन पे परसिस्ट, डिसएग्री। क्योंकि क्या? रेयरली, रेयरली, कम। इस स्टेटमेंट को समझो, अगर रेयरली वर्ड ना आता तो फिर क्या होना था? अगर इधर रेयरली वर्ड ना आता तो इसका आंसर आपने एग्री करना था, लेकिन उन्होंने कह दिया आई रेयरली परसिस्ट, कभी, गैर मामूली, बिल्कुल थोड़ा सा, कभी कभार। कभी कभार जो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाते हैं तो मैं उन पर परसिस्ट रहती हूँ, कभी कभार, तो आपने कर दिया डिसाइड। स्टेटमेंट दो बेसिस पे आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये स्टेटमेंट नेगेटिव थी, हमने डिसएग्री कर दिया। अगर इसके साथ ही स्टेटमेंट आ जाती जिसमें रेयरली वर्ड ना होता, वो कहते आई परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट आर कॉम्प्लेक्स, तो आंसर आपने डिसएग्री, फिर हमने एग्री आंसर देना। समझ रहे हो? नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोटिवेशन पे। I often get discouraged when I do not succeed right away. I often get discouraged. मैं अक्सर अपने आप को खुद ही डिस्करेज कर लेती हूँ जब मैं सक्सीड नहीं हूँ, कामयाब नहीं। क्या आप ये समझ लो, जब मैं कामयाब नहीं होती तो मैं अपने आप को डिस्करेज करती हूँ।
डिसएग्री। आई फाइंड इट हार्ड टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन आई फेस सेटबैक्स, डिसएग्री। आप हमेशा मोटिवेट नजर आने चाहिए। मेरी बात की कुछ समझ आ रही है? यस नो में कोई आंसर नहीं आ रहा। आई यूजुअली गिव अप, यूजुअली गिव अप। यूजुअल का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ। यूजुअली, अक्सर। यूजुअली का क्या मतलब होता है? यूजुअली अक्सर औकात। ऑफन का मतलब भी अक्सर होता है। तो यूजुअली आ जाए या ऑफन का वर्ड आ जाए कि मैं अक्सर, नेगेटिव आगे स्टेटमेंट आ जाए, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने स्ट्रांगली एक, आपने आंसर वो देना जिसमें स्ट्रांगली डिसएग्री हो, जिसमें यूजुअली या ऑफन आ जाए। अमूमन, ठीक है, अमूमन। ऑफन का क्या मतलब होता है? ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर। तो जिसमें जो कभी कभार वाला आएगा ना, कभी कभार, आई यूजुअली गिव अप ऑन द थिंग्स इफ आई डू नॉट सी इमीडिएट रिजल्ट्स। इमीडिएट रिजल्ट ना नजर आ रहे हूं तो मैं यूजुअली उस केस को छोड़ देती हूँ। ठीक है, इसमें आपने स्ट्रांगली लगाना है डिसएग्री। आई ऑफन, अक्सर मैं वॉन्डर करती हूँ वेदर माई एफर्ट्स आर वर्थ द स्ट्रगल। मैं सोचती हूँ अक्सर कि क्या मेरी स्ट्रगल्स जो है वो मुझे एफर्ट्स, मेरी एफर्ट्स जो है, मेरी स्ट्रगल्स जो है ये वर्थी हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री लगाओ, नहीं सोचना। ऑफन और यूजुअली के लिए। पांचवा, आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। तो ये एग्री इसका आंसर लगा सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री भी लगा। अगर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस, हर बंदा चाहता है कि जब उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो वो कॉन्फिडेंट फील ही करता है। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स हैं चैलेंज हैंडलिंग के हवाले से। व्हेन आई फेस डिफिकल्ट टास्क आई गिव अप इजीली। फिर से वही आ गया, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड क्विकली। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड क्विकली, आप जल्दी क्विकली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। आई टेंड टू फील ओवरहेल्ड, इधर ही देख लो, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही क्वालिटी बता रही है कि डिसएग्री कर देना आप। वो देखेंगे कि आप, अब देखो ये स्लाइटली डिसएग्री। आई जनरली प्रेफर फेमिलियर टास्क ओवर न्यू और चैलेंजिंग वंस, स्लाइटली डिसएग्री। ठीक है, क्यों स्लाइटली डिसएग्री की है? आई जनरली प्रेफर फेमिलियर टास्क ओवर न्यू और चैलेंजिंग वंस। हम न्यू और चैलेंजिंग भी करना चाहते हैं टास्क, बट मैं प्रेफर करती हूँ जो एक दूसरे से मिलते जुलते टास्क हो। तो आपने स्लाइटली डिसएग्री कर दिया, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो इस पे एग्री भी कर सकता है कि एक जैसे टास्क मिलते रहें, लेकिन हमने स्लाइटली डिसएग्री किया। बट अगर आप डिसएग्री कर दोगे सबसे अच्छा है। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट। आप इसमें स्लाइटली डिसएग्री कर, न्यूट्रल तो लगाना ही नहीं है भाई। आप इसमें भी स्लाइटली डिसएग्री कर सकते हो, या इवन एग्री भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कि आप जिस काम में बेहतर हो आप उसी पे स्टिक रहना चाहते हो, हालांकि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें स्टेटमेंट की नोयत ऐसी नजर आ रही है कि हम इसको एग्री कर सकते हैं। स्लाइटली एग्री या स्लाइटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि हर बंदे का जवाब अलग होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव दे रहा है। दैट इज वाई हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, स्लाइट कर, या स्लाइटली डिसएग्री या स्लाइटली एग्री। लेकिन जो नेगेटिव होगा उसको प्योरली नेगेटिव की तरफ लेके जाना, जो पॉजिटिव होगा उसको प्योरली पॉजिटिव की तरफ लेके जाना। अब प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये ऑप्शन है, ये हमेशा आपने याद रखना। अब आपने प्रैक्टिस करनी। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल। मैं ऐसी सिचुएशन, अब आपने अपने अपने आंसर्स देने हैं, ये जो बेस्ट आंसर्स हैं ये नहीं आपने देने, आपने अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशन वेयर आई माइट फेल, मैं इसको छुपा ही लेता हूँ आंसर। आई टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर आई माइट फेल, क्या जवाब होना चाहिए?
जिस सिचुएशंस में मैं फेल हो जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उससे बचो। डिसएग्री। आई ऑफन गेट डिस्करेज्ड, ऑफन गेट डिस्करेज्ड, ऑफन। मैंने क्या कहा था, ऑफन वाले का चुप करके जवाब क्या लगा देना है। चलो जी। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, मैंने कहा था ये थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रही है, तो आप इसको स्लाइड की तरफ लेके जा सकते। आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, स्लाइटली एग्री या स्लाइटली डिसएग्री, डिपेंड्स अपॉन योर मूड। स्लाइटली एग्री करोगे फिर भी ठीक है, स्लाइटली डिसएग्री करोगे फिर भी ठीक है। स्लाइटली एग्री करोगे इट मीन्स कि आप ज्यादा चैलेंजेस को पसंद नहीं करते, फिर चैलेंज वाली जितनी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको स्ट्रांग नहीं करना, फिर उनको एग्री करना। अच्छा, जब आप इसको डिसएग्री करोगे तो फिर आप चैलेंज वाली जितनी स्टेटमेंट है उनको स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते। तो एक मूड होता है ना, हर एक पर्सन की एक टोन होती है, मुझे नहीं आपने देखना, आपने अपने आप को देखना है। इस क्वेश्चन को फर्ज करो आपने एग्री कर दिया, इसका अब मतलब क्या होगा, आई प्रेफर टू स्टिक टू टास्क आई एम गुड एट, जिन कामों में मैं अच्छी हूँ, जिस टास्क में मैं उसी को करना पसंद करती हूँ, मतलब प्रेफर करती हूँ। अब आपने इसको एग्री कर दिया, अब आपने चैलेंज वाली जितनी भी सिचुएशंस आएंगी ना चैलेंज वाली, तो उनको भी एग्री करना है, स्ट्रांगली डिस एग्री नहीं करना, स्ट्रांगली एग्री उनको नहीं फिर करना। लेकिन फर्ज करो आप इस स्टेटमेंट को डिसएग्री करते हो कि नहीं जी, मैं जिस काम को पसंद है बस उसी पे स्टिक रहना मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मैं चैलेंज की तरफ जाना चाहती हूँ, तो फिर आप चैलेंज वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी उनको स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते, एग्री भी कर सकते हो, स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बात समझाऊं, अदरवाइज समझ आनी चाहिए। ओके जी। अब आई अवॉइड डिफिकल्ट चैलेंज व्हेन आई कैन, जहां पे डिफिकल्टीज हूं मैं कोशिश करती हूँ उसको छोड़ दूं। हाँ जी भाई। डिसएग्री, डिसएग्री, गुड। व्हेन आई फेस डिफिकल्ट टास्क आई गेव अप इजीली, फिर से वही आ गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है। आई कैन इजीली स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स पे मैं इजीली फोकस्ड हो सकती हूँ, परसिस्टेंसी आपकी चेक हो रही है। आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर, आई डिसलाइक टेकिंग रिस्क बिकॉज आई फियर फेलियर, डिसएग्री। आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड क्विकली, अब देखो क्विकली फ्रस्ट्रेट हो जाना, स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। अगर मैं लगाऊंगा इसका आंसर तो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री लगाऊंगा, डिसएग्री नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्विकली फ्रस्ट्रेट आ गया है। क्विकली अगर तो आता ना, आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान, तो मैं कहता डिसएग्री। लेकिन जब उन्होंने लिख दिया क्विकली, टाइम ही नहीं लगा फ्रस्ट्रेट होते हुए, गुस्सा होते हुए, तो फिर मैं लगाऊंगा स्ट्रांगली डिसएग्री। आई रेयरली परसिस्ट विद टास्क दैट आर डिफिकल्ट आर कम्प्लेक्स, रेयरली, मैं परसिस्टेंसी कम है, डिसएग्री की तरफ जाऊंगा। आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस, मैं अगर हूंगा तो मैं इसको स्ट्रांगली एग्री लगाऊंगा कि मुझे अगर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस अच्छी मिले तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके काम करता हूँ। और आर्मी में जब भी कोई काम होता है ना, आर्मी में याद रखें उसकी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आपको जरूर मिलती हैं, प्रॉपर क्लियर। इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई काम नहीं होता। हमला बेशक 2 साल बाद करना है ना, तो 2 साल पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, कैसे हमला करना है, कहाँ हमला करना है, किस टीम ने रेंज, मतलब पहले से पता हो। जैसे आज कल एक स्टेटमेंट आज चल रही थी, नेवी के एक पर्सन नहीं, नेवी के एक पर्सन नहीं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर हैं, उसने स्टेटमेंट दी थी ना कि अब फैसला कुछ सेकंड्स का है जी, कुछ सेकंड्स का फैसला रह गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने सुनी थी?
अब इट डज नॉट मीन्स के इंडिया ने हमला किया और हमने यकदम बटन दबाया और सेकंड्स में उड़ गया, ये नहीं। वो पहले से चीजें प्लान्ड होती हैं, इम्पैक्ट सेकंड्स में हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस पहले से मिलती है आर्मी में। आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज अ पॉसिबल आउटकम। हाँ जी, आई प्रेफर टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर फेलियर इज पॉसिबल आउटकम। आई बिलीव दैट परसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आप देखो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो। I find it hard to stay motivated when I face setbacks. I generally prefer familiar tasks over new or challenging ones. स्लाइट की तरफ चले जाओ, स्लाइट, या डिसएग्री कर दो। I tend to feel overwhelmed when something becomes difficult. ये तो आपने आंसर देख लिया। ओके जी, when faced with a challenge, I like to take a step back and reevaluate my approach. ठीक है, एग्री। I enjoy overcoming challenges even when they seem tough. हाँ जी, एग्री, गुड, ठीक है। I tend to avoid tasks where I may need to try multiple times before succeeding. ठीक है। I usually give up on things if I do not see immediate results. ठीक है। I often wonder whether my efforts are worth the struggles. Disagree, ठीक है। टॉपिक नंबर 11 है, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स हैं। I remain calm when I am under pressure. I remain calm when I am under pressure. Agree, सही है। I complete my work on time. मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ ऑन टाइम। ठीक है, एग्री। I lose confidence when other criticize me. जब दूसरे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हूँ। डिसएग्री, बिल्कुल ठीक है। आई कैन वर्क वेल इन अ टीम। यस, ये नहीं हमने पढ़ा। टीम, ग्रुप, लीडर, जब ये तीन तरह के वर्ड्स आए तो स्ट्रांगली एग्री कर दो मेरी बात सुन के। जब रूल्स और डिसिप्लिन की बात आए तो आप भी स्ट्रांगली एग्री कर देना, स्ट्रांगली एग्री फिर भी कर देना। आई रिस्पेक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन। रूल्स, डिसिप्लिन, स्ट्रांगली एग्री। आई अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन एवर पॉसिबल। जब पॉसिबल हो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हूं, भागती हूं। डिसएग्री। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं अपनी मिस्टेक्स से लर्न करने की कोशिश करता हूं, करती हूँ। आई बिकम एंग्री वेरी क्विकली। अब देखो, वेरी क्विकली एंग्री हो जाना इजंट अ बैड क्वालिटी। यस, इज इट इज अ बैड क्वालिटी। आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन ए न्यू इन्वायरमेंट। मैं नवे माहौल च जानी हाँ ते उदे मुताबिक हो जानी है। I like helping people in difficult situations. अच्छा जी,
अच्छा जी, आंसर चूज करते हुए आपने याद रखना, आप कॉन्फिडेंट हूं, ओवर कॉन्फिडेंट, आप ऑनेस्ट हूं, केयरलेस ना हूं, ब्रेव हूं, रेकलेस ना हूं, इमोशनल हूं बट कंट्रोल्ड इमोशन, फ्रेंडली भी हूं और डिसिप्लिन्ड भी हूं, हेल्पफुल भी हूं, रिस्पॉन्सिबल भी हूं, मोटिवेटेड वेटेड भी हूं और रियलिस्टिक भी हूं, इंडिपेंडेंट हूं और गाइडेंस को फॉलो करने वाली हूं। अक्सर औरतें जो तालीम हासिल करती हैं ना, उनमें एक बड़ी वजह पता क्या पाई जाती है? मैं अक्सर बात करने का जनरल गर्ल्स, आपको पता है कि लड़के उन गर्ल्स को ज्यादा पसंद नहीं करते जो ज्यादा एजुकेटेड हो। क्यों? अक्सर लड़कियां मतलब ये बात कह रही होती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, वो इसलिए पसंद नहीं करते, हमें अपने हक और हकूक का पता होना चाहिए होता है, हम इसलिए पसंद नहीं करते। अक्सर गर्ल्स जो कहती हैं हम जॉब पेशावर हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता चल जाता है, हाँ, उन्हें नॉलेज होता है ज्यादा। मेरे पास ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अब बात बताता हूँ। मेरे पास काफी लड़कियां पढ़ती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो लड़की ने वीवो पता नहीं क्या है, मैं आपको अब बात बताता हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल बिल्कुल नहीं। गर्ल्स आर मोर फार अवे, उनका दर्जा जो है ना वो एक लिहाज से, दूसरे लिहाज से मैं बाद में, गर्ल्स का दर्जा एक लिहाज से बड़ा ऊपर है। एक मर्द जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, छिछोरे लोगों की नहीं बात कर रहा, मर्द की, लड़के की बात कर रहा हूँ। मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे टेंशन रहती है हमेशा। मेरे बाबा के आज घुटने में दर्द है, वो काम करते हैं ना, मेरे बाबा के आज घुटने में दर्द है और लिटरली मैं टेंशन में। क्यों टेंशन में पता है आपको? क्योंकि बाबा के बाद घर का बड़ा मैं हूं, तो मैं टेंशन में हूं। क्यों टेंशन में हूं? क्योंकि मेरी एक अदद माँ है, मेरी एक अदद बीवी है, मेरी चार अदद बहनें हैं। मैं इसलिए टेंशन में हूँ, मैं इसलिए टेंशन में हूँ क्योंकि मेरी एक अदद माँ है, एक बीवी है, बहनें हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, वो अलग चीज है। मुझे इनकी टेंशन है। क्यों? क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, लेकिन मैं एक लड़का हूं, मुझे टेंशन इनकी है, बॉय होने के नाते। तो एक लड़का जो होता है ना, वो पहले दिन से इन चीजों में स्टार्ट हो जाता है, इन कामों में। माँ की खिदमत, बहन की खुशियों का ख्याल रखना, बीवी को हर हालात में खुश रखना, बेटी आ गई उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना, ये बाप, भाई, बेटा, उन सब की ना एक, वो क्या कहते हैं, एक ट्रैक बना होता है जो रियल में मर्द है। जो बॉयज हैं, जो छोरे हैं, उनका बखरा, हर एक का ना एक सीन होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, बॉयज का भी एक टाइम पीरियड होता है, वो उसमें गुजारते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गर्ल्स की। गर्ल्स जो भी मतलब, नॉट सेइंग 100%, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, लिटरली मैं जो बताने लगा हूँ वो सुन लेना, शायद गुस्सा आए। इंडिपेंडेंट जो गर्ल्स होती है ना, वो माँ को माँ नहीं समझती, अब्बा को अब्बा नहीं समझती, भाई को भाई नहीं समझती, हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझती। ये मैं आपको बता दूं, जो इंडिपेंडेंट होती है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं अक्सर, ऑफन, जो इंडिपेंडेंट होती है ना, माँ को माँ, भाई को भाई, हस्बैंड को हस्बैंड समझती नहीं है, अब्बे को अब्बे नहीं समझती। यस।
किसी भी इंडिपेंडेंट वुमेन को उठा लो, फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपके करीब इंडिपेंडेंट वुमेन होंगी, किसी भी इंडिपेंडेंट वुमेन को उठा लो, वो रिलेशंस को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, वो रिलेशंस को, बिल्कुल, मैं 100% बात कर रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस में ये कई बातें हैं। जो इंडिपेंडेंट लड़की होगी वो रिलेशंस को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये डिफरेंस है एक लड़के में और लड़की में। इंडिपेंडेंट लड़का कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहता है, क्योंकि उसकी अगर 50,000 सैलरी है, उसने 5,000 अपने पास रख के 45,000 माँ को दे देना होता है। और इंडिपेंडेंट वुमेन का हाल ये नहीं है, ये मैं जानता हूँ। दैट इज वाई बॉयज गर्ल्स को पसंद नहीं करते, जो कि इंडिपेंडेंट हूँ। हकूक का पता जो लड़कियां डिपेंडेंट होती है ना, हकूक का उनको भी पता होता है, लेकिन उनको एक चीज, रिस्पेक्ट वाला जो मामला होता है उनमें ज्यादा होता है। दैट इज वाई बॉयज उनको पसंद करते हैं। मुझे पता है आप मेरे से थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे, इसका मैं सोल्यूशन भी साथ देता हूँ। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी में हमारा एक मुकालमा हुआ था गर्ल्स एंड बॉयज का, और उसमें बात आई थी कि बॉयज लड़कियों को, मैंने 100% गर्ल्स नहीं बोला बेटा, बट इंडिपेंडेंट गर्ल्स का बोल रहा हूँ, और वो भी जनरल बात की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो नस्ली औरतें होती हैं और नस्ली मर्द होते हैं, वो तो कभी भी ऐसा काम करते ही नहीं है। ये बेनस्लों की बात हो रही है। ठीक है, ये बेनस्लों की बात हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट बॉयज भी कुछ ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को वैसा नहीं समझते जैसा समझना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के बाद उनको धक्के खाने के लिए भी छोड़ देते हैं। मैं जस्ट टॉक कर रहा हूँ अबाउट द गर्ल्स इधर। ठीक है, मेरा मुकालमा हुआ था एक गर्ल्स के साथ, और ये था कि बॉयज लड़कियों को देखते हैं, ताड़ते हैं, छेड़ते हैं। मैंने कहा था मैं एक लड़का हूं, मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। सिंपल, मैंने कभी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं छेड़ा। कोई प्रूफ नहीं कर सकता, कोई बता ही नहीं सकता। ना मैंने कभी किसी पे कोई जुमला कसा, ना मैंने किसी को कभी कोई, वो क्या कहते हैं, कोई कमेंट पास किया, लिटरली। एंड मैंने एक लड़की से पूछा आपका एक भाई है? सर मेरे 3 भाई हैं। आपके अब्बू हैं? यस हैं। मैं, आप अगर कह रहे हैं कि आपके आपके भाई और बाबा कैसे हैं, आपके भाई और बाबा कैसे हैं, तो वो कहते हैं वो अच्छे हैं। मैंने उनसे सिंपल ये बात कही कि फिर हम 100% को तो कह नहीं कुछ नहीं सकते। आपके भाई अच्छे हैं, वो किसी पे कमेंट पास नहीं करते, वो किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं छेड़ते। आपके बाबा अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, इट मीन्स मर्द सारे नहीं छेड़ते। मर्द सारे कब सही होंगे? कल को मेरी शादी होनी है, मेरी तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा, मेरी औलाद हो जाएगी। आप लोगों की शादी होगी, आपकी औलाद होगी। मैं अपनी औलाद को समझाऊं, आप अपनी औलाद को समझाएं। जब हम ये सब मिलके करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 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 हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। सोसाइटी तभी अच्छी होगी जब एक जनरेशन कुर्बानी देगी। वो हम कुर्बान बन जाते हैं ना, कुर्बानी का बकरा हमारी जनरेशन बन जाती है ना। अगर हम एज ए जनरेशन इस टाइम अपनी सोसाइटी के लिए कुर्बानी दे दें, अपनी औलादों को अच्छा बना दें, हो ही नहीं सकता। हमारी औलादें ही हैं जो गलत है भाई। जो गलत है ना वो मेरी औलादें ही हैं। जो मेरे पास इधर बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, मैं अगर अपने दोस्त को समझा नहीं सकता, तो मेरा उसके पास बैठने का क्या फायदा? या अगर मैं अपने दोस्त की औलाद को ही नहीं राय रास पे ला सकता, मैं अपनी अपनी औलाद को अच्छा नहीं समझा सकता, तो मेरे अच्छे होने का क्या फायदा? तो हम अपनी जनरेशन को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं। हम अगर अच्छे हैं तो हम अपनी औलाद को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, उनको इन सारी जो, ये जो बीमारियां हैं, जो हसद की बीमारी है, ये जो जेलसी का फैक्टर है, पाकिस्तान में दो चीजों की भूख है। पाकिस्तान में दो चीजों की भूख है, एक सेक्स की भूख है, एक पैसे की भूख है। दोनों ही नहीं मिटनी।
दोनों बुक्स नहीं मिटनी जी, ये दोनों बुकें नहीं मिटनी, लेकिन इनको ओवरकम किया जा सकता है। अगर पोर्न एडिक्शन की बात करें ना, पोर्न साइट्स पे जाके डिफरेंट गंदी मूवीज देखने का तो पाकिस्तान नंबर 1 पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैं अपनी जनरेशन को या अपनी औलाद को राह रास्त पे ले आऊंगा तो ऑब्वियसली उससे अगली जो जनरेशन होगी वो अच्छी जनरेशन होगी। तो कम से कम हमें अपनी जनरेशन के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपनी जनरेशन के लिए काम करेंगे, हमारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। भाई सोसाइटी उसे कहते हैं जहां हम रहते हैं। आपने कभी देखा कि लाहौर की कोई लड़की हो और उसे कोई रेप करके गया हो, और पिंडी का लड़का, या कभी आपने देखा है ऐसा कुछ कि तेजाब फेंकने पिंडी से कोई लड़का लड़की के ऊपर आया हो? नहीं। उसी मोहल्ले में उसी सोसाइटी में रहने वाला बंदा उस गर्ल का रेप करता है, उस गर्ल के साथ उसको हैरेस करता है, उस पे तेजाब फेंकता है, उसी मोहल्ले का, उसी सोसाइटी का, उसी खानदान का। तो हमें अपने खानदान के लिए काम करना चाहिए। हमें पूरे पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना, हमें अपने खानदान के लिए काम करना है। हमें अपनी औलाद के लिए काम करना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है। और इस काम के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखें, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट। ये याद रखें कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। मेरी एक सिस्टर एफबीआर में है, मेरी एक सिस्टर पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है, मेरी एक सिस्टर कंप्यूटर साइंस कर रही है, मेरी एक सिस्टर अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, मेरी एक सिस्टर, सिस्टर्स लाइक हमारे पास और भी हैं बहनें जो हमारे पास रहती हैं। अच्छा, मेरी एक सिस्टर पंजाब पुलिस में है, मेरी एक सिस्टर कॉस्मेटिक्स का काम करती है, ऑनलाइन काम करती है, उसके अपना बहुत सारे ब्रांड्स हैं। लाइक, मैं क्या इंडिपेंडेंस के खिलाफ हूँ? नहीं खिलाफ। मैंने आपको अपने पूरा खानदान गिनवा दिया है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, वो इंडिपेंडेंट है। किसी की तनख्वाह 1 लाख के करीब है, किसी की तनख्वाह 1.5 लाख के करीब है, कोई 3-3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। बट बी रिस्पेक्टफुल। माँ को माँ, भाई को भाई, बहन को बहन, हस्बैंड को हस्बैंड समझना है, हस्बैंड को हस्बैंड समझना है। ये बात याद रखें। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो फिर आप इस्लाम को छोड़ देते हो। ठीक है, इस्लाम को छोड़ देते हो। इंडिपेंडेंट होने के साथ ही आप कहते हो तू जे शोहर है ते घर होएगा, मेरा कुछ नहीं लगता। अगर शोहर ने गुस्से में आके कोई बात कह दी है तो उसको साथ ही जवाब मिल जाना, ये अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने, मैं अब इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मेरी आपकी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने बेटियों को, बहनों को, बहनों को तो जो है ना फादर के सुपुर्द किया है, बेटियों को फादर के सुपुर्द किया है। लेकिन जब निकाह हो जाता है ना, तो आप कस्टडी में होते हो अपने हस्बैंड की। और हस्बैंड जो है ना मर्द, उसमें एक ईगो का फैक्टर होता है। एमे बंदा कहे नहीं मेरे में भी है, लेकिन ईगो का फैक्टर डज नॉट मीन्स अगर वो आगे से आपको कोई बात कह दे तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। जब आप उसका जवाब देंगे ना तो फिर वो बात नहीं रहेगी। फर्ज करें हस्बैंड ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, बड़े गुस्से में आ गई। हदीसों में अगर अपनी बीवी को मारना भी है ना तो उसका भी तरीका बताया गया, इट मीन्स है कुछ। अब हदीस में अगर बयान हो गया, अब हस्बैंड ने फर्ज करो हाथ उठा लिया अपनी बीवी पे, फर्ज करो। मेरी वालदा तो कहती है कि जब जिस दिन तूने हाथ उठाया ना अपनी बेगम पे, तो तुम ऐसे समझना तूने मेरा दूध ही नहीं पिया होगा। ये बात तक है, वो भी औरत है। अच्छा, आपने फर्ज करो कि उसने थप्पड़ मारा, आपने भी रख के थप्पड़ मारा, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया। मैं 100% कहता हूं, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इक्वल राइट्स के हवाले से सही काम किया आपने। लेकिन फिर आप में और हस्बैंड में ना मोहब्बत नहीं रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी। आप एक दूसरे के लिए खिलौना बनोगे,
आप एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बन सकते हो, आप एक दूसरे के लिए औलाद पैदा कर सकते हो, लेकिन मोहब्बत नहीं रहेगी। मोहब्बत नहीं रहेगी, ये बात याद रखें। मेरी जो बीवी है ना, मेरी लव मैरिज है, और वो मुझे जवाब देती है। मैनू पता है, मैंने जवाब देती है। लाइक हमारा है भी थोड़ा लव वाला मामला, तो जवाब देती है वो मुझे। बट आई नेवर एवर यूज्ड, कभी भी नहीं। मैंने कभी उसे बुली नहीं किया, गाली नहीं दी, कोई बात नहीं ऐसी की। हाँ, मुझे गुस्सा आए मैं साइड पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें हैं, जब ये किसी घर में जाएंगी, इधर से ही सीख के जाएंगी ना, इधर से ही सीख के जाएंगी। ठीक है। मसला कहाँ पे होता है? जब एक लड़का अपनी बातें जो है ना अपनी माँ के साथ शेयर करता है, और एक लड़की अपनी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करती है, फिर वहां से आता है मामला, फिर वहां से काम स्टार्ट होता। मैं आज फैमिली प्रॉब्लम्स ਨੂੰ लेके डिस्कस करना पे, पर्सनैलिटी टेस्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करना था। बट बी रिस्पेक्टफुल इन एवरी सिचुएशन। ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल हर मामले में ना, इज्जत वाला मामला, इज्जत के साथ जो मामला हो जाता है वो बिल्कुल ठीक है। जिस मामले में आप बड़बोले होना, जवाब देना, ये कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हो, लेकिन एक लिमिट होती है, उसको कभी क्रॉस नहीं, जिसमें आप किसी को कुछ समझें। मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर मैं टिकटॉक पे देखता होता हूँ, तो इसलिए मैंने मैंने एक्सपीरियंस यहाँ से नहीं किया। मैं अक्सर टिकटॉक पे ना, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लड़कियां हैं, पता नहीं की गल कर रही होंगी ने, एंड लिटरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स नहीं कभी भी क्रॉस करनी, कभी भी नहीं क्रॉस करनी। आप मेरी डॉटर्स की तरह हैं, मेरी बहनों की तरह हैं। दैट इज वाई मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं दैट इज वाई आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। मैं अपनी बहनों को समझाता हूँ, मेरी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह समझी हुई हैं। मैं अपने घर में समझाता हूँ बात, दैट्स इट। लेकिन आप मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं, मेरे लिए मेरी डॉटर्स की तरह। दैट इज वाई मैं आपको वैसी बात वैसे ही समझाऊंगा, जैसे एक भाई अपनी बहनों को समझाता है, या एक वालिद अपनी बेटियों को समझाता। ठीक है। रिस्पेक्टफुल रहें। और हस्बैंड, 2 मिनट रह गए हैं, मैं इसमें हस्बैंड की थोड़ी सी तारीफ कर दूं। याद रखें, आपकी शादी होने वाली है, लागे लागे ही आ गई है। हस्बैंड की जो बात है ना, कभी भी वो अपनी माँ को नहीं बताता। ठीक है। घर में जैसा मर्जी मामला हो जाए, आपकी सास के साथ लड़ाई हो गई, कोई मसला नहीं। आपकी अ, आपकी नंदों के साथ लड़ाई हो गई, आपकी अपनी दरानी जेठानी के साथ लड़ाई हो गई, कोई मसला नहीं। हस्बैंड के साथ लड़ाई नहीं करनी। ठीक है। हस्बैंड को समझाना है प्यार से, वो समझ जाता है। बंदा जो होता है ना, वो समझ जाता है, यकीन करो। हस्बैंड को प्यार से समझाना है, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो फिर कोशिश करनी। उसके सामने वो नहीं बनने की कोशिश करनी कि आप टार्जन हो, टार्जन नहीं बनना। हस्बैंड को जब अपने काबू में रखना है, गल मुकी। ठीक है। हस्बैंड को आप अपने काबू में रखें, सिंपल। उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, ये याद रखना। ओके। उसके साथ नहीं लड़ाई करनी, भाਵੇਂ पूरे खानदान से लड़ाई हो जाए, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, वो आपका जीवन साथी। ठीक है। एक भरा वाली नसीहत सी, याद रखोगे। भूलना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, भूलना ना इस नसीहत को, ये आपको काम आएगी। 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास। ओके। बेटा आर्मी में आप जाते रहोगे, ये रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें, ये बड़ी जरूरी हैं माशरे में रहने के लिए। 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास लेते हैं। ओके बेटा, टॉपिक नंबर 13 है हमारा, कॉमन मिस्टेक्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट।
सबसे पहली जो मिस्टेक अक्सर बच्चियां करती हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री या एक जैसे ही आंसर सारे दे, तो वो परफेक्ट आंसर्स नहीं होते, फेक आंसर्स होते हैं। दैट इज वाई आप रिजेक्ट हो जाती हो, आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर, पहली स्टेटमेंट आई गिव अप इजीली, दूसरी आई नेवर गिव अप। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में है स्टेटमेंट। अब अगर आप दोनों का एग्री कर देते हो, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हो, आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं। मिस्टेक नंबर 3, शोइंग फियर ऑफ फेलियर। आपको किसी चीज का फेयर जो है ना, किसी चीज का फियर नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, ना फेलियर का, ना किसी चैलेंज का, ना मुश्किल काम का, ना किसी टास्क का, किसी किस्म का फेलियर नहीं, फियर नहीं है। ठीक है, ये याद रखें। शोइंग लो मोटिवेशन, आप हमेशा मोटिवेटेड हो, आप टीम में काम करने के लिए तैयार हो, आप रूल्स को फॉलो करोगे, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप हेल्प करोगे लोगों की, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे, ये याद रखना। आप फेल हो गए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप फेल होने के बाद ट्राई अगेन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आप जल्दी क्राई नहीं करोगे, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, ये याद। ओके जी, पर्सनैलिटी ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर एएफएनएस, कंपैशन। अब एएफएनएस में जो लड़कियां ना, अक्सर एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्रेड्स एक एएफएनएस ऑफिसर में होनी चाहिए। पहला है कंपैशन, तो वो पेशेंट्स की केयर कर सके और काइंड। दूसरा है पेशेंस, पेशेंट्स में बी वीक, इमोशनल या डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो नर्स को हमेशा पेशेंट रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिसिन केयर, पेशेंट मॉनिटरिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग, केयरलेसनेस नहीं मांग। डिसिप्लिन, एएफएनएस इज पार्ट ऑफ आर्मी इन्वायरमेंट, सो डिसिप्लिन इज एसेंशियल। टीम वर्क, नर्सेस को डॉक्टर्स के साथ मिलके, सीनियर्स के साथ मिलके, स्टाफ्स और पेशेंट्स के साथ मिलके काम करना पड़ता है, टीम वर्क निहायत जरूरी। करेज, ए नर्स में फेस इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक, हो सकता है एक्सीडेंट का कोई केस आ जाए, या ब्लड वार्स का कोई सीन आ जाए, कोई फाइट का सीन आ जाए, तो अगर आप गर्ल्स में करेज नहीं होगा तो आप कैसे इन इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करोगे। एट नंबर 7 हियर इज, ए नर्स मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली विद पेशेंट्स एंड पेशेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक नर्स की अच्छी होनी। अब बेटा आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट है 11, ये लास्ट आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। टोटल आपके 11 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने अरेंज किए हैं इसमें आपके 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में। आपने इनके आंसर्स खुद आप ढूंढने। आई रिमेन कॉन्फिडेंट इवन व्हेन द टास्क इज डिफिकल्ट, आई अवॉइड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आई फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आई गेट एंग्री व्हेन समवन डिसएग्री विद मी, आई लाइक हेल्पिंग सिक पीपल, आई फील नर्वस व्हेन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, I can continue work even when I am tired. I perfect teamwork over selfish. I lose hope after one thing. I learn from criticism. I respect seniors and teachers. I panic in emergency situations. I can manage my time properly. I accept my mistakes and try to improve. I avoid helping others because it wastes my time. I can adjust myself in hostel or training life. I remain polite even when I am tired. I like discipline and routine. I became hopeless when results are delayed. I want to serve humanity through nursing.